अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने जो 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, वो वादा हुकूमत ने सिर्फ 3 साल में ही पूरा कर दिया है, बल्कि अब तो हुकूमत 1 करोड़ से कहीं ज्यादा नौकरियां दे चुकी है। फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंडोरा पेपर्स के हवाले से वफाकी काबीना में किए गए फैसले से भी आगाह किया। पंडोरा पेपर्स की मुकम्मल तहकीकात के लिए तहकीकाती सेल कायम कर दिया गया है। जिन लोगों का नाम पंडोरा पेपर्स में आया है उन तमाम के खिलाफ तहकीकात होंगी और जो लोग इस तहकीकात में क्लियर हो गए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जबकि नैब चेयरमैन की तैनाती के हवाले से वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए कल हुकूमत ये ऑर्डिनेंस ला रही है, जिसके बाद नैब चेयरमैन की तैनाती का मामला हल हो जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अगले चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत नहीं की जाएगी। फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को मशवरा दिया कि ऑपोजिशन को अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि चेयरमैन नैब पर मुशावरत की जा सके। हुकूमत की जानिब से किए गए फैसलों से क्या नैब चेयरमैन की तैनाती का तनाज़ हल हो जाएगा या एहतसाब की शफाफियत पर उठने वाले सवालात में मजीद इजाफा हो जाएगा? इस तमाम तर मामले पर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीप अब्बास साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे पास मौजूद हैं। अंदलीप अब्बास साहबा, क्या वजह है शहबाज शरीफ साहब, आईनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब से आप लोगों को मुशावरत करनी चाहिए थी, लेकिन फैसला फिर भी इसके अलावा किया गया कि किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की जाएगी। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने इस सिलसिले में क्या कहा, आइए जरा देखते हैं। अभी भी मैं समझता हूं अपोजिशन को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि हम नैब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। और ये शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछे कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन हो। हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। ये आपने गुफ्तगू सुनी फवाद चौधरी साहब की। अंदलीप साहबा, फवाद चौधरी साहब ने या इस काबीना ने ये फैसला आखिर क्यों किया है? और सीधा सीधा ये कह देना जी ऑपोजिशन लीडर से अगर बात करना है जो वो उसी तरह ही है कि हम किसी चोर से पूछेंगे आपकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। देखिए, ये लॉजिकल है। आप देखिए, जब इलेक्शन कमीशन का वाकया हुआ था हमने कंसल्ट किया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई वहाँ उस पर केस करके नहीं बैठा हुआ था और ना कोई वहाँ ऐसा मामला था जहाँ आप मुल्जिम हैं, आप पे बेशुमार केसेस हैं, टीटीओ के आप पे बेशुमार अंडर कोर्ट्स चल रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब को हम कंसल्ट करेंगे तो जो उन्होंने एग्जांपल दिया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे, वो जस्टिस अब्दुल कयूम ढूंढेंगे। जस्टिस अब्दुल कयूम का तो कॉन्फर्मेशन आपके पास मौजूद है ना कि जब उन्होंने अपने केसेस इधर उधर करवाने होते थे तो वो ऐसा बंदा ढूंढते थे जिस बंदे को वो फोन करते थे और जुर्म, कत्ल, चोरी सब माफ करवा लेते थे। अच्छा। आपके पास एविडेंस है, कॉन्फर्मेशन है, सर्टिफिकेशन है, और फिर आप एक ऐसा बंदा उनसे कहें कि चूज करे उस इदारे के लिए जिस इदारे ने उनको अंडर इन्वेस्टिगेशन मुल्जिम ठहराया हुआ है। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है उनके ऊपर, टीटीओ की, चोरी की, गबन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, और उसके बाद आप उनको, ये तो ऐसे ही है ना कि आप जाएं अडयाला जेल में और आप वहाँ जो बंदा है अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर रिमांड है, आप उसको कहें कि भाई बाहर जो वार्डन रखना है तुम्हारी रखवाली के लिए, क्या कौन होना चाहिए? अच्छा अंदलीप साहब, एक सवाल यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके हवाले से अभी आप पिछले दिनों काफी कंट्रोवर्सी भी रही थी, इनको जब लगाया गया था, इनको जब तैनात किया गया था तो इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के साथ ही मुशावरत की थी ना, अगर आपको याद हो। तो मैं यही आपको मैंने शुरू इस एग्जाम्पल के लिए किया ना कि हम मुशावरत को तैयार हैं, ऑपोजिशन के साथ तैयार है। हमने की थी इलेक्शन कमीशन के वक्त, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वक्त इलेक्शन कमीशन ने कोई केस नहीं किया हुआ था। नहीं, मेरी आर्गुमेंट सुन लीजिएगा। आप लोग मुस्लिम लीग नून को हमेशा से कहते आए हैं कि ये लोग धांधली करते हैं। 2013 के हवाले से पूरा आपने धरना दिया 126 दिन का कि जी नून लीग धांधली करती है, हर दफा बैलेट बॉक्स के अंदर धांधली करती है, धांधली अगर ना हो तो ये जीत नहीं सकते।
जब इलेक्शन के हवाले से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से आप उसी पार्टी से जाके मुशावरत करते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाते हैं, तो आज नैब के हवाले से, चेयरमैन नैब के हवाले से मुशावरत फिर क्यों ना हो? नहीं, मुशावरत पे, और हमें जो लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, उस सिलसिले में हमें बिल्कुल कोई इतराज नहीं, और हम करते रहेंगे। हमने बहुत सी और चीजों पे भी किया है, लेकिन फैक्टर पे नहीं किया हमने। लेकिन इस पे इसलिए है कि डायरेक्टली अंडर इन्वेस्टिगेशन है ऑफ इज वेरी सीरियस नेचर। कैसे हो सकता है? दुनिया में कहीं आप जाके पूछें, लॉजिकली पूछें आप, कभी ये हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। आप किसी तरह भी इसको प्रूव करने की कोशिश करें मंसूर, ये नहीं प्रूव होगा। मैं प्रूफ नहीं कर रहा जी, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन रख रहा हूं ताकि लोगों को क्लैरिटी हो कि आप लोगों के माइंड में है क्या। अगर आप ये फैसला कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मेरी तरफ से आप ना करें, मुझे कोई आइन जो कहेगा आपको तो उसके मुताबिक चलना है। अगर आप समझते हैं ये नहीं होना चाहिए, दैट्स राइट, लॉजिकल है, ठीक है, लॉजिकल है, रैशनल है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये कहीं भी नहीं होगा कि एक बंदा जिसके नीचे इदारे ने पूरे एक 25 वॉल्यूम्स के इल्जाम किए हुए, वो कहे जी मेरी मर्जी से बंदा रखेंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपने सर ये बात सुनी, भाईजान आप लोगों को ऑपोजिशन लीडर चेंज करना पड़ेगा सर। शहबाज शरीफ साहब को चेंज करें, उसके बाद ही बातचीत होगी, वरना नहीं मानना इन लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई आज प्रोग्राम में दावत देने के लिए। मैंने बात बिल्कुल सुनी जी, और मुझे इंतहाई अफसोस भी हुआ और शर्म महसूस हुई कि इस कैलिबर के लोग आज पाकिस्तान की सियासत में आ गए हैं और काफ़ी बड़े मनसब पे भी बैठे हैं। ये कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं हो सकती। ये खालिसतन ज़र्फ़ का मामला है, और ज़र्फ़ एक ऐसी चीज़ है जो ढूंढे से भी मौजूदा हुकूमत में आपको कहीं नज़र नहीं आती। वो इनके अमाल में भी यही बात है, और इनके जो कौल हैं उनमें भी यही बात है कि जो गुफ्तगू, जो अल्फाज ये सियासत में ले आए हैं, कि मैं उस पर क्या मतलब, मैं अफसोस ही कर सकता हूँ कि किस तरह के लोग आज पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत में बैठे हैं। आर्गुमेंट सर तगड़ा है कि नहीं? इनका आर्गुमेंट तगड़ा है या नहीं, ये बताइए। वो इनसे आपको नहीं मिलेगा। पहले तो ये मैंने क्लियर करना जरूरी था कि टेक्निकल मामला नहीं है, ये ज़र्फ का मामला है जो इनमें नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो है जी, आर्गुमेंट क्या तकड़ा है? आपने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना है या आपने अपनी मर्जी से चलना है? शहबाज शरीफ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको जिस बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना मौजूदा हुकूमत ने बनाया है, और ये जितनी टीटियां मीटियां और इल्जामात हैं, ये हमेशा आपको टॉक शोज की जीनत बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है। ये अदालतों में सबूत क्यों नहीं जाते? क्या 3 साल हो गए हैं इनको? कौन सा मुकदमा शहबाज शरीफ के खिलाफ ये साबित कर सके हैं कि जनाब यहां आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है? जो इल्जामात उन पर बैरून ममालिक थे, और मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि दुनिया का वो बरतानिया का अदालती निज़ाम जो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से 13वें नंबर पे आता है, क्रेडिबिलिटी के हवाले से 13वें नंबर पे है, उसने तो उन्हें बरी कर दिया कि आपने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, आपके बेटे ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, उनके अकाउंट्स खुल गए। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, और ये भी मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि 126वें नंबर पे है, लेकिन यहां भी आप शहबाज शरीफ के खिलाफ वो चीज़ साबित नहीं कर सके कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। आपके एग्जाम पे टीटियां अगर आई हैं तो वो इलीगल है, और उसमें जनाब को मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ये अदालतों में साबित करने की चीज़ें हैं। अंदलीब साहिबा हो, कोई और उनके स्पोक्स पर्सन हो, ये टीवी टॉक शोज में आके तो जो इनके मन में आता नहीं, है। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल वो ये है कि पंडोरा पेपर्स के हवाले से हुकूमत ने कल एक अदद इन्वेस्टिगेशन सेल का ऐलान किया कि जी उसके अंदर FBR होगी, उसके अंदर FIA होगी, उसके अंदर नैब होगी। मुस्लिम लीग नून ने उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा ये नहीं हो सकता जी, वो इसलिए नहीं हो सकता कि इसकी सरबराही जो है वो खुद वजीर आजम खुद कर रहे हैं, तो उनके सर के ऊपर बैठे हुए इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती। तो फिर ये बेसिकली तो वही आर्गुमेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी देने की कोशिश कर रही है कि जी अगर चेयरमैन नैब जो है वो आपकी मर्जी से लगाया जाएगा या जिसमें आपकी मर्जी शामिल होगी, तो ये किस तरह हो सकता है कि आप ही के खिलाफ जो है वो तहकीकात जो है वो बिल्कुल क्लियर कट हो? मुख्तसरन मैं अर्ज कर देता हूं दोनों बातों के जवाब। पहली बात यह है कि इंतहाई गुमराह कुन बात है ये कि शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत करने का मतलब ये है कि उनकी मर्जी का चेयरमैन नैब जो है ये लगाया जाए। ठीक है, ये एक कानूनी तकाजा है, आईनी तकाजा है कि आपने लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करनी है। अच्छा, अगर आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते तो उसके बाद उसका एक और भी तरीका है कि चेयरमैन नैब को लगाने के लिए जरूरी नहीं कि जो नाम हम देंगे वही लग जाएंगे। ठीक है, ये तो गुमराह कुन बात है ना। दो चार इन्होंने वो लफ्ज इस्तेमाल करने थे फवाद चौधरी साहब ने,
वो उन्होंने अपनी असलियत दिखानी थी, वो दिखाई उन्होंने। अब करना क्या है? अब आप लोगों ने क्या करना है सर? वो तो कल ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है जी कि मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं हमारे दौर के ही लगाए हुए हैं। जब भी हमने कहा जनाब के नैब सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है अपोजिशन को, इन्होंने कहा जी ये तो आपके दौर के लगाए गए हैं, आपके लगाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि आपको अगर इन पे एतमाद है तो बंदा तो हमारा लगाया हुआ है। इसका मतलब है आपको हमारी चॉइस पे तो शाबाश देनी चाहिए आपको। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कॉन्फ्लिक्टिंग आर्गूमेंट्स हैं इनके। अच्छा, रोज एक नई शोशा जो छोड़ देते हैं। नहीं, अब आपने कल करना क्या है सर? कल क्या करना है? कल ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, आपने कल क्या करना है? देखें जी, इसके ऊपर तो ज़ाहिर है पार्टी ने फैसला करना है। इसके ऊपर तो हमारा कोई इनफरादी फैसला नहीं होगा। हाँ। पार्टी ही इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ देगी। लेकिन ये जो बात मैंने आपको बड़ी, आप ये कहें कि वज़ाहत से मैंने आपको बताई है कि कतई तौर पे इसके ऊपर कोई टेक्निकल चीज़ ना माने है ना आड़े आ रही है। ये सिर्फ इन्होंने चंद बातें करने के लिए और अपना आप दिखाने के लिए ये गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका हकीकत से, पाकिस्तान के आइन से, कानून से, ज़ाब्ते से कोई ताल्लुक नहीं है। कादिर खान मंदोखेल साहब हैं जी हमारे साथ। जी बिल्कुल है जी कादिर साहब, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। वैसे तो हम आपका स्टूडियो में इंतजार कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये किस तरह देख रहे हैं सर? हुकूमत ऑर्डिनेंस ला रही है सर, कल वो कहते हैं नहीं बात करनी ऑपोजिशन लीडर के साथ। अब ऑपोजिशन लीडर तो वैसे नून लीग का है, आपकी क्या राय है बीइंग ऑपोजिशन मेंबर? वैसे आप लोगों की क्या राय है आप लोगों की? देखिए, जो ये आइन कोई ऐसा तो नहीं है को आर्टिकल है चेयरमैन नेब के हवाले से, मगर उसके लिए जो स्टैट्यूट बनी हुई है चेयरमैन नेब का, उसमें ये लिखा गया है, जिसको आप रूल्स भी कह सकते हो, उसमें ये लिखा गया है कि अपोजिशन लीडर से मशावरत करनी है। अब हुकूमत मजीद अपोजिशन लीडर से मशावरत नहीं करे तो उस रूल्स, उस स्टैट्यूट का तो वो वायलेशन कर ही रहा है। नंबर एक बात। ठीक है। दूसरी बात ये है, हमें जो असम्बली का सेशन खत्म कर दी, हमें ये लग रहा है कि ये ऑर्डिनेंस जो आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, ये ऑर्डिनेंस लाएंगे कल फ्रेश, क्योंकि एक्सटेंशन तो उसमें है नहीं उस रूल्स के तहत। ठीक है, ये फ्रेश लाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है क्यों मजीद है, जैसा वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर ये मजीद थे और इस तरह इस नेब के चेयरमैन पे मजीद है, तो ये हुकूमत के पास मुझे लग रहा है 2-4 वीडियो और भी इनके पास है जो उस गरीब को ब्लैकमेल करके काम ले रहे हैं। अदरवाइज लाए तो आप यही सवाल करेंगे। नहीं, ये तो मंदोखेल साहब, ये तो कंस्पिरेसी थ्योरी है ना सर, ये वीडियोस वाली बातें जो है। नहीं, आ गई ना वीडियो तो पहले किसकी आ गई सर? जब से नेब चेयरमैन की वीडियो आ गई है, उसके बाद तो उसने जो ना अपोजिशन को पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। और वो तो पहले से ही चल रहा था मंदोखेल साहब, वो तो पहले से चल रहा था सर। नहीं, पहले नहीं चल रहा था ना। आप थोड़ा सा पुराना तजिया कर ले। ठीक है। जब से ये वीडियो आ गई उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए है। इसी तरह ब्लैकमेल जैसे एमक्यूएम के जमाने के टारगेट किलर होते थे, फिर उनसे मजीद टारगेट कराते थे, नहीं तो हम पुलिस के हवाले करेंगे। तो ये भी यही कहना है। तो मैं समझ रहा हूँ नेब के चेयरमैन को ये ब्लैकमेल कर रहा है और इसी वजह से क्या जरूरत है इतनी मजीद है कि इसको लाना है। आप जो रूल्स में लिखा हुआ है, आप नया चेयरमैन अपॉइंट कर दे और आप अपोजिशन लीडर वैसे ठीक। अंदलीप साहब, ये जो मंदोखेल साहब भी ये फरमा रहे हैं, वैसे क्यों इतनी अर्जेंसी क्यों है कि बस हमें यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, बस यही होना चाहिए चेयरमैन नैब? आखिर बहुत लोग बैठे, बड़े काबिल लोग बैठे हुए पूरे पाकिस्तान में, तो इसमें इतनी ऐसी कौन सी बात है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो शहबाज शरीफ का है वो तो एक बहुत ही लॉजिकल और जिसको कहते हैं ना सर्टिफाइड है कि वो उनकी पुरानी आदत है कि अपने केसेस, अपनी सारी इंसाफ के अंदर दखलंदाजी, अपनी मर्ज़ी के जज लगा के, सफ़ेद को काला, काले को सफ़ेद करके, लोगों की सज़ाएं दिलवा के, लोगों की सज़ाएं छुटवा के, ये तो कंफर्म्ड सर्टिफाइड है ना। अच्छा। तो अगर ये इंसाफ के मामले में दोबारा उनको कंसल्ट किया जाएगा जबकि उनके अपने ऊपर इतने केसेस हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर वो नया चेयरमैन लगाना है तो ऑब्वियसली हमें कुछ तो नया उसके अंदर अमेंडमेंट्स लानी होंगी। अब अगर अमेंडमेंट्स लानी है तो ये भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि यही चेयरमैन हो, हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने परफॉर्म करना है या कर सकता है या करेगा तो उसको वो जो रेंज ऑफ पीपल है, उसमें पहली अमेंडमेंट में तो ये है ना कि जी इट्स नॉन एक्सटेंडेबल, बट चले आप उनको भले चांस तो दें। अगर 6 बंदे हैं तो वो भी एक बंदा हो सकता है वो ना सिलेक्ट हो, लेकिन उनको एक्सक्लूड कर देना मींस कि जी अगर आपके पास 4 बंदे हैं और एक बंदा है जो परफॉर्म कर चुका है, तो फिर आप उसको इस बेसिस पे, क्योंकि लॉ अलाउ नहीं करता, एक मेरिटेड ऑप्शन पे एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये लॉजिक है इसकी।
ठीक है, ठीक है नाज़रीन, एक मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जिस टॉपिक के ऊपर मैंने बात करी है ब्रेक के बाद, फवाद चौधरी साहब ने बहुत बड़ा आज ऐलान कर दिया है। उन्होंने फरमाया कि जनाब 3 साल के अंदर ही हमने वो जो 1 करोड़ नौकरियों का हमने वादा किया था, हो गई हैं। आपको नजर आ रही है, नहीं आ रही, हो गई हैं। ये किधर है ये 1 करोड़ नौकरियां, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल के बाद परफॉर्मेंस किया है, तो बड़ी जबरदस्त खबर आज फवाद चौधरी साहब ने दी, और वो ये है कि 1 करोड़ नौकरियां दे दी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियां दे दी गई, बल्कि 1 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी हैं। हमें शायद कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आई है। फवाद चौधरी साहब ने इस सिलसिले में क्या फरमाया है, आइए जरा देखते हैं। 40,000 नौकरी तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने नौकरी दी है। तकरीबन 16.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो हैं वो गए हैं। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है काम। ये फवाद चौधरी साहब की आपने बात सुनी। अंदलीप साहबा, ये 1 करोड़ किस तरह कैलकुलेशन हुई जी? 1 करोड़ की नौकरियां किस तरह कंप्लीट की गई? अच्छा देखें, आपने शायद असद उमर साहब की ट्वीट देखी हो। ये आई है जी 16 सितंबर 2021 को। अच्छा जी। उन्होंने ट्वीट्स लगाई हैं, शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट लगाई और उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब की ट्वीट लगाई, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जी 2019 में 30 लाख लोग पॉवर्टी में चले गए और 10 लाख लोग, इन्होंने 7 ट्वीट्स लगाई। और उन्होंने उसमें कहा कि जी ये पाकिस्तान लेबर सर्वे का जो डेटा है 2019 का, पहले साल का, क्योंकि वो जरा 1-2 साल से लैग से आता है, उन्होंने कहा जी अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, और साथ उन्होंने वो लिस्ट भी दिखाई है, अगर आप ये ट्वीट देख लें मेरे हाथ में है, और साथ वो जहां पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का है, पहले साल में 2019 में 23 लाख जॉब्स ऐड हुई कंपेयर टू 2017-18। अच्छा जी। और उन्होंने इनको चैलेंज किया है, शहबाज शरीफ को और मिफ्ता इस्माइल को भी, कि जी आए और ये फिगर्स डिनाई करें। ये इसको हो गए हैं जी अब कोई 3 हफ्ते, उन्होंने ये फिगर डिनाई नहीं कर सके। 23 लाख जॉब्स जो थी कंपेयर टू इनके 2017-18 के पहले साल में बन चुकी थी। अब आए जी के बाकी जॉब्स। अब आपको पता है कि 60% हमारा एग्री एम्प्लॉयमेंट है, और आपको पता है कि रिमार्केबल ग्रोथ हुई है इस वक्त। परसों की खबर है, आपके चैनल ने भी लगाई थी कि जी डबल हो गई है कॉटन की प्रोडक्शन। 3.8 मिलियन 100% बढ़ी है, 3.8 मिलियन बेल्स हुई हैं, रिकॉर्ड। तो उसके अंदर जॉब्स ऑब्वियसली डबल नहीं तो कम से कम 1/4 तो बड़ी होंगी। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपके सारे मजदूर और सारे ये आते हैं, उसके अंदर 40% ग्रोथ हुई है। लार्जेस्ट आपकी अर्बन जो जॉब्स हैं वो वहां है। तो अभी मैंने बाकी काउंट नहीं किए, ऑटो सेल इंडस्ट्री में जितनी बढ़ी है, बाकी इंडस्ट्रीज में जितनी बढ़ी है, इकोनॉमी ने जितना 4% ग्रो किया है, ये मैंने अभी कैलकुलेट नहीं की, लेकिन मैं आपको ये फिगर्स दिखा रही हूँ। मैं वैसे नहीं कह रही कि शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट और मिफ्ता इस्माइल साहब की ट्वीट, अभी तक 3 हफ्ते में उन्होंने इसको चैलेंज नहीं किया। अच्छा, नहीं तो फिर हमें कोई नंबर बता दीजिए, ये नंबर कितना होगा फिर नौकरियों के जो टोटल, कोई आइडिया? कोई देखिए, ये अब 1 साल के लैग के बाद इंशाल्लाह आपको 2022 में आपको नंबर आ जाएगा, 2020 का भी और 21 का भी। और ये जो हमारी इंडिविजुअल कैलकुलेशंस हैं ये वो टैली करेंगे और एग्जैक्ट नंबर होगा। अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर डबल ग्रोथ हो रही है तो वो हवा में तो नहीं हो रही ना, वो एक्सपैंड करके बंदे रख के ही ग्रो कर रहे हैं ना। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिया सर। आप लोग 1 करोड़ नौकरियों की बातें करते थे, पूरा कर दिया 1 करोड़ नौकरियों का वादा उन्होंने। मंसूर साहब, फवाद चौधरी साहब बिलखुसूस और बिलुमूम इनके बाकी वज़रा भी, इनकी बिल्कुल सूरत हाल ऐसे ही है कि जैसे एक शख्स ने दूसरे को कहा कि हाथी को फ्रिज में बंद करके दिखाओ, कर सकते हो? उसने कहा मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। उसने कहा कैसे? उसने कहा फ्रिज का दरवाज़ा खोलो, एक लात मारो, हाथी अंदर, और फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर दो, हाथी अंदर हो गया। तो ये इस तरह के लोग हैं। अच्छा, ये गुफ्तगू में हाथी को फ्रिज में बंद कर सकते हैं। 1 मिनट लगाएंगे, फवाद चौधरी साहब से पूछें आप, यही तरीका आपको बताएंगे। यानी कोई हद होती है। इस वक्त जितने इदारे पाकिस्तान के अंदर अदादो शुमार इकट्ठा कर रहे हैं,
जितने बैनुल अक़वामी इदारे यहाँ पे मौजूद हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि 60 से 70 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं पिछले 3 साल में। आप मुझे अपनी पूरी ईमानदारी से बताएं, बड़े रिसर्च करने वाले आप जर्नलिस्ट हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि पाकिस्तान में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है? सर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, नौकरियां मैं डॉक्टर साहब एक डॉक्यूमेंट शेयर करने लगा हूं, उसमें कुछ स्टार्ट्स वगैरह मैं शेयर कर लेता हूं। अंदलीप साहब आप भी गौर से सुनिएगा, डॉक्टर साहब आप भी गौर से सुनिएगा। नाज़रीन ये रिपोर्ट आई थी 27 सितंबर को, अभी सिर्फ मतलब थोड़ी ही देर हुई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने ये रिपोर्ट दी थी और उन्होंने कहा था कि इस वक्त एजुकेटेड लोगों में से, जो एजुकेटेड लोग हैं उसमें से 24% जो हैं वो इस वक्त बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। ये मैं अभी जो अनपढ़ लोग हैं मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इस वक्त 16% तक पहुंच चुका है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि जी ये 6.5% है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक ये तकरीबन 16% है। और कमेटी को ये बताया गया था कि जी ख़वातीन में जो एजुकेटेड ख़वातीन हैं उसके अंदर बेरोज़गारी की जो शरह है वो तकरीबन 40% है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये मैं दोबारा बार बार ये कह रहा हूँ, ये एजुकेटेड लोगों की बात है। और इसके साथ साथ ये बताया गया कि एक पीएम की नौकरी के लिए तकरीबन 15 लाख लोगों ने, जिनके पास 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया पीएम की नौकरी के लिए, जिसमें से चंद एमफिल भी थे जिन्हें एमफिल किया हुआ है। तो ये खबर जो है ये अभी सिर्फ चंद दिन पहले ही आई है। अंदलीप साहिबा आप इसको कंटेस्ट करना चाहेंगी? जी नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी, एंड आप प्रॉब्ली देख के इनकी रिपोर्ट बता सकते हैं कि ये इन्होंने ईयर 2015, 16, 17, 18 सारे दिखाए हैं कि ये है, क्या इन्होंने ये दिखाया था कि 2017 के अंदर ये अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो 10% थी, अब 16% हो गई है, या 20% थी अब 16% हो गई है? अगर उन्होंने कंपेयर करके नहीं बताया तो ये स्टैंड अलोन फिगर्स डू नॉट टेल यू कि चीजें इंप्रूव हुई हैं, क्योंकि वो हम जैसे कहते हैं ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को ये ब्रीफिंग दी गई है पाइड की तरफ से, यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तरफ से, और उसके अंदर मैं कह रही हूँ क्या इन्होंने पिछला भी दिखाया, पिछले भी दिखाए हैं इन्होंने? मेरा सवाल ये था कि इन्होंने कंपैरिजन भी किया है कि नहीं किया? नहीं, कंपैरिजन नहीं है इसके अंदर, इसमें सिर्फ जो लेटेस्ट रिपोर्ट है बस वो बताइए इसके। तो बस फिर आप क्या कह सकते? वो तो आप देखें ना कि अब दुनिया में ये कहा गया है कि इंप्रूव कैसे हो गए हैं, -3.2% हुई है कंट्री की ग्रोथ रेट। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा जी इंप्रूव हुई है। वो कैसे इंप्रूव हुई है? क्योंकि कोरोना में पिछली 3 सालों से वो 10.2% थी। तो यही मैं पता करना चाह रही हूँ कि अगर 16% कहा है, हो सकता है कि पहले वो 20% हो या 22% हो, क्योंकि एजुकेटेड की आप बात कर रहे हैं। तो एजुकेटेड के अंदर हमें पता ही है कि ऑब्वियसली हमारे एमएज और एमफिल्स, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ कि बहुत सारे एमए एमफिल्स हैं जिनकी क्वालिटी और जिनकी पीछे वो इस कदर क्रेडिबिलिटी का इशू होता है कि वो बेचारों को जॉब्स नहीं मिल सकती। ये बात सही है, लेकिन क्या ये नंबर कंपेयर कर रहे हैं विद द प्रीवियस 4 इयर्स? उससे आपको पता चलेगा कि क्या हालात बेहतर हुए हैं या वर्स हुए हैं। अच्छा, इसमें एक और आगे जाके ये भी लिखा गया है इस सारी चीज के अंदर कि ये इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021 के अंदर कि इस वक्त जो जॉबलेस लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 2 करोड़ और 70 लाख के करीब है। 2 करोड़ 70 लाख के करीब लोग जो हैं वो इस वक्त जॉबलेस हैं। ये आखिरी जो इकोनॉमिक रिपोर्ट आई थी। डॉक्टर साहब, तो ये तो सबसे पहले मंसूर साहब डिनाई कर चुके हैं। ये तो अंदलीप साहब एक मिनट, अंदलीप साहब दौर में जी मौजूदा दौर में अनएम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल इजाफा हुआ है और 60 से 70 लाख लोग अपने रोजगार से उन्होंने हाथ धोए हैं। ये एक हकीकत है। अब आप अगर आके ये कह दें जनाब, हमने अगर फाद चौधरी साहब या कोई और वजीर आके ये कह दें कि हमने जनाब 2 करोड़ नौकरियां दी हैं, तो आप मैं उन्हें रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते। और ये नौकरियां देने की जो तादाद इन्होंने बताई है, जो फिगर इन्होंने शेयर किया है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ये जनाब अपोजिशन पे जिस मर्जी बंदे के ऊपर कह देंगे इसने जनाब 200 अरब खाए हैं, इसने 500 अरब खाए। कौन सा साबित करना है? ठीक। अब मंसूर साहब, आपने अगर किसी पे इल्जाम लगाना है
तो 5 अरब का क्यों लगाए, 500 अरब का नहीं, लगाए। अंदलीप साहब ने कैलकुलेट करके दिखाया ना सर आपको, उन्होंने कैलकुलेट किया, उन्होंने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि इस तरह ग्रोथ इस तरह होगी और इस तरह हो गया 1 करोड़। सर ये जो ग्रोथ के अदादो शुमार हुकूमती तर्जुमान देते हैं टीवी टॉक शोज में और मईशत के अदादो शुमार देते हैं, ये मैं तो कहता हूं कि आखिर में ये भी कह दिया करें कि अवाम इनके तावीज़ बना के या तो गले में डालें या इनके तावीज़ घोल के पानी में इस्तेमाल करें एनर्जी के लिए। ठीक, बाकी जो ग्राउंड रियलिटी है, आम आदमी की मैशत, मुझे आप बताएं क्या है? आप भी माशाल्लाह इसी मुआशरे से है ना जी। आम आदमी की मैशत, उसके 3 वक्त की रोटी, बच्चों की फीस, बच्चों की दवाई, बिजली गैस का बिल, घर का किराया, इससे ज्यादा मैशत कोई नहीं जानना चाहता। ठीक। ना किसी को पता है ये 90% पाकिस्तानियों की मैशत, उसमें वो बेचारे खवार हो रहे हैं, उसमें वो बेचारे जलील हो गए हैं, उनकी जरूरियात पूरी नहीं हो रही। मैं सर एक लोग मैंने तंग ब्रेक पड़े लेनी हुए है, हैं। आप आगे दादो शुमार से एक मैंने लेके चले जाते हैं उनको। मैंने नाज़रीन एक ब्रेक लेनी, लेकिन ब्रेक के बाद आप इस वक्त हमारे प्रोग्राम के नीचे टिकट देख रहे होंगे कि यंग डॉक्टर्स ने जो है वो अस्पतालों में कल ओपीडीज बंद करने का फैसला किया है और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस्लामाबाद में आज यंग डॉक्टर्स के ऊपर एहतजाज पे जो है वो लाठीचार्ज हुआ पुलिस की जानिब से, कई डॉक्टर्स जो है वो जख्मी हुए। क्या सारा मामला था और क्यों नौबत यहाँ तक आई, जरा इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ये कहना कि जी हमारा एग्जाम ही ना ले और हमें डॉक्टरी पे लगा दें, कौन इसके ऊपर जो है वो उनकी सपोर्ट कर सकता है? ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं उनकी वजह से वो अपनी साख खो रहे हैं। नाज़रीन अब इस्लामाबाद के हवाले से कुछ बात करते हैं। यंग डॉक्टर्स की जानिब से आज एहतजाज किया गया और उस एहतजाज के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ? इस वक्त डॉक्टर दानिश अवान साहब जो कि YDA पंजाब के प्रेसिडेंट हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये इस एहतजाज की वजह क्या थी? आखिर मैंने तो सुना था कि आप लोगों के आपस में कोई मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद लाठी चार्ज शुरू हो गया, हुआ क्या था वहाँ पे? मंसूर खान साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग आवर वॉइस। हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए आपने टाइम दिया। सर मुख्तसर सी बात है, जब डॉक्टर फैसल साहब जो हैं, जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, उनके साथ हमारे 4 नुमाइंदगान की बात हो रही है अंदर NLE के एग्ज़ाम के बारे में, तो जिसको हम समझते हैं कि गैर कानूनी और जबरी एग्ज़ाम है। सिर्फ TMC जो कमीशन बनाया है इन्होंने PMDC को डिसॉल्व करके वो अपनी जो एफिशिएंसी प्रूव करना चाहता है और इसकी भारी भरकम फीस रख दी है, जो कि पहले 20,000 थी, एहतजाजों के बाद 16,000, 12,000 और इस टाइम इन्होंने वो फीस खत्म कर दी ताकि रजिस्टर कराएं। तो उसके दौरान बाहर नारेबाजी हो रही थी, पीसफुल प्रोटेस्ट। डेफिनेटली तलबा थे, नॉन बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, साथ हाउस ऑफिसर्स थे और उसमें कुछ यंग डॉक्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया अपॉन देयर इन्विटेशन। ये स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट की कॉल थी। उसमें अंदर मुज़ाकरात करना और बाहर उन पे आंसू गैस की शेलिंग करना और उन पे डंडे बरसाना। मुझे बताएं कि हमारा क्या ये जुर्म है कि हमने कोविड में दुनिया डॉक्टर्स को सैल्यूट कर रही है, आप डंडे बरसा रहे हैं? नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब कोई वजह तो हुई होगी ना, एमी तो नहीं बिला वजह डंडा स्टार्ट हो जाता। देखिए नारेबाजी हो रही थी, वो मुंतशिर करना चाह रहे थे प्रोटेस्ट के, बस आपके 4 नुमाइंदगान को बात करने के लिए बुला लिया है तो काइंडली लीव दिस प्लेस। अच्छा, क्या ये कि इतनी कुछ सेक्रेड प्लेस है जहाँ पे कोई मॉब गैदर नहीं हो सकता? तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया वहाँ पे जो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ऑफिशियल्स है कि जी पता नहीं कौन सी दफा नाफिज है, वी आर नॉट दैट मच लीगल एक्सपर्ट, इन चीजों को समझें। और डेफिनेटली उन्होंने कहा कि जी जब तक हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे एहतजाज का सिलसिला आज नहीं पिछले साल से शुरू है। हमने पीसफुल रोड साइड डेमोन्स्ट्रेशन की, हमने हॉस्पिटल्स में सेमिनार किए कि ये एग्जाम क्यों इतना ये अननेसेसरी एवल है हमारे लिए। मैं अंदलीप साहबा ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी, ये सीन्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वैसे ही ये कहा जाता है कि यूथ के जो है वो बड़ी आप लोग रिप्रेजेंटेटिव पार्टी हैं। आज फवाद चौधरी साहब के जो है वो कह रहे थे जी ये लोग एग्जाम्स के बगैर ही जो है वो पास होना चाह रहे हैं और लाठी चार्ज, डॉक्टर्स के ऊपर लाठी चार्ज, अच्छे विजुअल्स नहीं जाते ये पूरे मुल्क से अगर मुल्क के डॉक्टरों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा हो। जी अफसोसनाक था ये और डेफिनेटली मेरा ख्याल है इस हद तक नौबत नहीं आनी चाहिए। मज़ाकरात से हर चीज़ हल होनी चाहिए, बिल्कुल हम बिलीव करते हैं और अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो वो भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि बिल्कुल ये हमारे डॉक्टर हैं,
हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, यंग हैं, हमारा फ्यूचर है। लेकिन एक बात और भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं फॉरेन अफेयर्स में हूँ और मेरे पास जो सऊदी अरेबिया में हमारे जो डॉक्टर्स जा रहे थे, कुछ अरसा पहले बहुत सख्त कंप्लेंट आई अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स गोइंग ओवर देयर। इनफैक्ट उन्होंने कहा जी कि हम आपके डॉक्टरों को उनकी डिग्री मानने से इनकार कर देंगे और उनको रखेंगे भी नहीं। ये बहुत बड़ा एक इशू आया था, हमने बहुत ज़्यादा इस पे लॉबिंग की और इस लॉबिंग से हमें ये ऑब्वियसली आपको भी पता है, हम सबको भी पता है, मेडिकल के अलावा भी बाकी फील्ड्स में जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर इश्यूज हैं और बाहर जो प्रैक्टिसेस हैं, फिर हमने स्टडी किया कि बाहर की प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं, उसको लेके इनके फ्यूचर के लिए इन्हीं के बच्चों की, ये ना हो कि हमें जो हमारी ज्यादा खपत आपको पता है डॉक्टर्स की मिडिल ईस्ट के अंदर है, यूके के अंदर है, हम नहीं चाहते थे मैं डॉक्टर साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं बाद जो है वो डॉक्टर साहब से बात करूंगा क्योंकि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी जरा कमेंट लेंगे उसके ऊपर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर्स के एहतजाज के हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अंदलीब साहिबा ये कहती हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन है यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए भी वो काफ़ी नीचे है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत दूर है, जिसकी वजह से ये सब कुछ करना पड़ता है। कड़वे फैसले हैं लेकिन ये लेने पड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का एहतजाज भी दूसरी जगह जारी है। किस तरह हैंडल करना चाहिए सर इस मामले को? मैं मंसूर साहब खुद भी डॉक्टर हूँ और मैं बड़ा ताज्जुब से ये बात मुझे लगी है अंदलीब साहिबा की कि वो किस इवेंट को किस चीज़ से लिंक किया उन्होंने। डॉक्टर्स का स्टैंडर्ड बुलंद करना ये एक अलग मौजू है और उसके ऊपर बात अगर करेंगे तो हम भी इसकी तायद करेंगे, ज़रूर बुलंद करें। लेकिन ये मैंने अपनी, आप ये कहें कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना है कि डॉक्टर्स के एजुकेशन स्टैंडर्ड को आंसू गैस चला के और लाठियाँ मार के उसको बुलंद किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि आंसू गैस चलाने से उनका स्टैंडर्ड जो है बुलंद हो जाएगा। पर अगर वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी बात सुने, पढ़ा लिखा आपका एक तबका है, आपके इतनी मेहनत से बच्चे डॉक्टर बनते हैं, आप उनकी बात सुने, अगर उनको शिकायत हैं। और ये जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC जिसे कहते हैं, उसकी तहलील के बाद जिस अंदाज से उसे तहलील किया गया और जिस तरह उसको बुलडोज करके जो ये कमीशन बनाया गया, मेडिकल कमीशन, इसके ऊपर पूरी मेडिकल फर्टर्निटी को एतराज़ात हैं। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं कि पूरी मेडिकल फर्टर्निटी एक तरफ है, फवाद चौधरी साहब एक तरफ है। अच्छा, वो ज्यादा माहिर डॉक्टर हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआलिजीन हैं उन्हें क्या मसाइल हैं और उन्हें अपनी आगे फर्दर एजुकेशन के लिए और बेहतरी के लिए उन्हें क्या इकदाम होने चाहिए। आप अगर उनको ये इन टेक्निकलिटीज में उलझाएंगे तो वो अपने लोगों को क्या खिदमत करेंगे। मैं डॉक्टर साहब से सर मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा। जी डॉक्टर साहब, गिव योर वर्जन। जी बताइए सर। माय वर्जन इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। सर मैं सवाल करता हूँ इस हुकूमत से, मैडम अंदलीब साहिबा, इनको तो खदोखाल बिल्कुल सिरे से पता ही नहीं। तो फवाद चौधरी साहब और खास तौर पर मैं इमरान खान साहब से कहता हूँ कि खान साहब अगर इतना ही सब स्टैंडर्ड हमारा था मेडिकल सिस्टम जो जिसपे आपके इंटरनेशनल एतराजात की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो ये एग्जाम आरिफ अलवी साहब से लिया जाए। वो कहाँ, वो अगर इतना ही सब स्टैंडर्ड है, सबसे पहले यास्मीन राशिद से लिया जाए। अगर इतना ही सब स्टैंडर्ड डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे था पाकिस्तान, तो वो आपके वजीरों डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से लिया जाए, डॉक्टर आरिफ अलवी से लिया जाए। मैं आपको बताता हूँ मसला कहाँ है। मसला है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि प्लीज प्रोड्यूस सेफ डॉक्टर्स। ये क्या करते हैं, ये प्राइवेट, ये जो अरशद तकी PMC जो इन्होंने बनाई, इतने PMDC को एब्रोगेट करके, तो भाई आप पिछले 1.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें कि PCO प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को नए लाइसेंस का इजरा किया। सर 1-1 एकड़ की बिल्डिंग बना के मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं PMC की इसमें टेन्योर में। और अरशद तकी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ PMC एंड द ऑनर ऑफ अ लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल हमीद लतीफ इन लाहौर, उसके कॉलेज की सीट्स प्राइवेट कॉलेज की पहले 100 थी, इनके सदर बनने के बाद 200 हो गई। तो मुझे बताएं, PMC एक रेगुलेटरी बॉडी है, क्या उनका काम मेडिकल स्टैंडर्ड एजुकेशन को इम्प्रूव करना? क्या बच्चों पे आप 1000 पेपर ले लें हमसे,
हम एग्जाम देने से नहीं डरते। अच्छा। हमारे माशाल्लाह पूरी यूएस में इन द गल्फ में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स पाकिस्तानी हैं। यूएस में सेकंड नंबर। तो प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब, आपको इशू क्या है? सर इशू ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि पीएमसी का जो प्राइम काम है, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल के ऑनर को, जिसने कभी सरकारी अस्पताल में काम नहीं किया, 2-3 साल शायद किया, उनको पीएमसी का सदर बनाया। अंदलीप साहबा ये सुने, मैं जरा अंदलीप साहबा को जी जवाब का मौका दूं। अंदलीप साहबा गुफ्तगू आपने सुनी जी? आप मुझे ये बताएं कि जो पीएमसी के आपने, मैं सर एक मिनट जरा अंदलीप साहबा को सर जवाब देने दें। जी अंदलीप साहबा। जी 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 देखिए, ये तो डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ इनकी निगोशिएशन हो रही है। हम तो यही कह रहे हैं कि जी निगोशिएशंस होनी चाहिए, और मैडम, हमारा आप- और आप इनका मेरे मकसद क्वेश्चन एक ही का है कि जी हम, मैडम इनका जवाब दें कि ये मेडिकल स्टैंडर्ड मैं- जो है 1000। मैं तो जी आई एम सॉरी, जी जी बोलिए बोलिए मैं तो अंदलीप नहीं साहब। हूँ पीएमसी से रिलेटेड, तो मैं तो इसका टेक्निकल जवाब तो नहीं दे सकती। डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर यास्मीन राशिद ही दे सकते हैं। मैं तो मैडम, वैसे कह रही हूँ कि ये तो आप मान गए, ये तो आप आपने एक खुद बात ही मान डॉक्टर साहब गए एक मिनट कि ठहरिएगा standards प्लीज, of- उनको बात करने दे पहले जी। मैं तो ये जो आपको इनकी फ्यूचर की बात बता रही हूँ कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने हमारी जो डॉक्टर्स हैं दुनिया के बेहतरीन हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नीचे आया है और उसकी वजह से इनके जॉब्स और फ्यूचर खतरे में हैं। ठीक। और अगर ये समझते हैं कि जी कोई और चीज होनी चाहिए पीएमसी में, मैं तो नहीं हूँ इन्वॉल्व इन पीएमसी। चले बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि बाबा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और डॉक्टर दानिश हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, डॉक्टर्स जो हैं वो किसी भी मुल्क का सरमाया होते हैं, और अगर उनको इस तरह डंडे पड़ रहे हों और ये विजुअल्स पूरी दुनिया के अंदर जाएं, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।